तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज पे बात करने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। बिल्कुल, और बहुत ही गहरे स्तर पर जुड़ी है। हाँ, तो बस सोचिए कि एक कमरे में 20-25 लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी बातों में एकदम मस्त हैं, बिजी हैं। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है, कोई जोरदार एंट्री नहीं मारी है, लेकिन अचानक पूरे कमरे का ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। मतलब लोग खुद ब खुद उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे किसी चुंबक से खिंच रहे हो। हाँ, मैंने भी ये चीज कई बार नोटिस की है ना? हम अक्सर ऐसे लोगों को देखकर सोचते हैं कि यार ये तो पक्का कोई पैदाइशी टैलेंट है, मतलब भगवान ने एक अलग ही हीरो वाली पर्सनालिटी देके भेजा है। हाँ, और सच कहूँ तो यही हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अच्छा? ची होनी चाहिए, बहुत सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या हमेशा आपको कमरे में सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना है। हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन अगर हम मानव व्यवहार और न्यूरो साइंस के चश्मे से देखें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। किसी को प्रभावित करना कोई जन्मजात जादू नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत सटीक, लॉजिकल और सीखी जा सकने वाली कला है। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मेन मिशन है। आज हम उन वैज्ञानिक कारणों को डिकोड करेंगे जो हमें किसी इंसान की तरफ खींचते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार स्रोत हैं। एक तो है वैभव कर्नार का एक बेहद विस्तृत और दिलचस्प वीडियो विश्लेषण। बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो है वो। हाँ, और दूसरा स्रोत है डेल कार्नेगी की वो क्लासिक किताब जो 90 साल बाद भी उतनी ही असरदार मानी जाती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कमाल की किताब है एकदम। तो हम ये समझने वाले हैं कि कैसे प्रभाव डालना हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारा एक कौशल है। एक ऐसा कौशल जो किसी के भी करियर, उनके बिजनेस और यहाँ तक कि निजी जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ अच्छे शिष्टाचार या प्लीज और थैंक यू बोलने तक सीमित नहीं है। मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हमारा दिमाग असल में किस तरह से काम करता है। हमारे स्रोत बहुत ही गहराई से ये समझाते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को ट्रिगर करती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, एकदम शुरू से। हाँ, बताइए। अक्सर हमारा दिमाग हमें ये कहता है कि अगर हमें किसी पर प्रभाव डालना है तो हमें खुद को साबित करना होगा। हाँ, अपना बखान करना होगा। राइट। हमें अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट सुनानी होगी, दिखाना होगा कि हम कितने स्मार्ट हैं। लेकिन डेल कार्नेगी और आज का मॉडर्न मनोविज्ञान दोनों इसके बिल्कुल उलट बात कहते हैं। एग्जैक्टली। मतलब इन्फ्लुएंस का पहला नियम मैं से शुरू ही नहीं होता। एकदम सही पकड़ा आपने। लोगों को प्रभावित करने का सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम उनके बारे में बात करना है, ना कि अपने बारे में। हमारे स्रोतों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की एक बहुत ही प्रासंगिक रिसर्च का जिक्र किया गया है। अच्छा, क्या कहती है वो रिसर्च? उन्होंने अपने स्टडी में पाया कि इंसान अपनी दिन भर की बातचीत का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक में बिताता है। 60%? जी हाँ, 60%। यानी हम लगातार अपनी जिंदगी, अपनी सफलताओं और अपनी परेशानियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। बाप रे। मतलब अगर हम किसी से 10 मिनट बात कर रहे हैं तो 6 मिनट तो हम सिर्फ अपनी ही गाथा गा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें तो ये बात 100% सच है। पर सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्योंकि अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन या दिमागी विकास को देखें तो हम इसी तरह से प्रोग्राम्ड हैं। अच्छा। हजारों सालों से इंसान का मुख्य लक्ष्य सर्वाइवल रहा है, यानी अपना अस्तित्व बचाए रखना। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा इसी उधेड़-बुन में रहने के लिए सेट हो गया कि क्या मैं सुरक्षित हूँ या क्या लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, या फिर क्या मेरी कोई अहमियत है। राइट। बिल्कुल। हम एक तरह के सर्वाइवल लूप में हमेशा खुद पर ही फोकस करते हैं। और ठीक यहीं पर प्रभाव डालने का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सब अपनी अपनी जिंदगी को एक वीडियो गेम की तरह जी रहे हैं। वीडियो गेम कैसे? जहाँ हम खुद मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र हैं और हमारे आसपास के बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड के कैरेक्टर्स हैं। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उपमा है। तो अब जब हर इंसान खुद को ही हीरो मानकर चल रहा है तो जो व्यक्ति अपना ये मेन कैरेक्टर वाला मोड बंद करके सामने वाले पर फोकस डाल देता है वो तुरंत सबसे अलग और आकर्षक बन जाता है। बिल्कुल। हमें बस साइड कैरेक्टर बनकर सामने वाले इंसान को हीरो बनने का मौका देना होता है। शानदार एनालॉजी है। और विज्ञान भी यही बताता है कि जब हम ऐसा करते हैं
तो सामने वाले के दिमाग में असल में होता क्या है? क्या होता है? जब हम किसी की बात सच्चे मन से सुनते हैं ना, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है कि अरे ये इंसान मेरी अहमियत समझता है, ये मुझे वैल्यू देता है। स्रोतों में वॉरेन बफेट का जो उदाहरण है वो इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों में से एक। जी हाँ, जरा सोचिए, एक सीईओ या वॉरेन बफेट जैसे रुतबे वाले व्यक्ति से लोग क्या उम्मीद करते हैं? यही कि वो मीटिंग में आएंगे, अपना विजन बताएंगे और सबको आदेश देंगे। एग्जैक्टली। लेकिन बफेट अक्सर इसके बिल्कुल उलट करते हैं। अच्छा। हाँ, वे मीटिंग्स में सबसे पहले दूसरों की बात सुनते हैं, वो बहुत जेन्युइन सवाल पूछते हैं, वे सामने वाले को बोलने का मंच देते हैं। और इसके पीछे का मनोविज्ञान यह है कि जब आप किसी को गहराई से सुनते हैं तो आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। राइट। इससे आपका लाइकेबिलिटी इंडेक्स, यानी लोगों द्वारा आपको पसंद किए जाने की जो संभावना है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो एक बात तो साफ है कि हमें बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन बातचीत तो बाद में शुरू होती है ना। किसी भी इंसान से हमारा पहला इंटरेक्शन तो अक्सर बिना कुछ बोले ही हो जाता है। हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन। और यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प 7 सेकंड के नियम की बात की गई है। हाँ, 7 सेकंड रूल। ये पूरी तरह से हमारे प्राचीन दिमाग का खेल है। कैसे? देखिए, जब इंसान जंगलों में रहता था तब किसी अजनबी को देखकर तुरंत ये तय करना कि वो हमारे लिए खतरा है या नहीं, ये हमारी जान बचाने के लिए सबसे जरूरी था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल। आज हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन हमारे दिमाग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वही पुराना है। तो वो आज भी वैसे ही काम करता है? जी, आज भी जब हम किसी नए इंसान को देखते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ 7 सेकंड में उनके चेहरे के भाव देखकर ये तय कर लेता है कि वो इंसान भरोसेमंद है या नहीं। सिर्फ 7 सेकंड में? ये तो बहुत तेज है। और इस 7 सेकंड के स्कैनर को पार करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक सच्ची मुस्कान। एक स्माइल। हमारे स्रोतों में इस पर विराट कोहली की 2 तस्वीरों का बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत दिलचस्प है। एक तरफ उनका वो बहुत ही गुस्से वाला आक्रामक रूप है जो अक्सर मैदान पर दिखता है। हाँ। और दूसरी तरफ एक मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा है। बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि 90% लोग उस मुस्कुराते हुए चेहरे को ज्यादा भरोसेमंद और आकर्षक मानते हैं। साइकोलॉजी में इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हेलो इफेक्ट? हाँ। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग ना बहुत आलसी है, वो हमेशा शॉर्टकट लेता है। अच्छा। अगर किसी इंसान की एक खूबी अच्छी है, जैसे कि वो बहुत गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा है, तो दिमाग मान लेता है कि ये इंसान ओवरऑल अच्छा, सुरक्षित और मददगार ही होगा। मतलब एक स्माइल से पूरा परसेप्शन बदल जाता है। बिल्कुल। एक सच्ची मुस्कान बिना किसी शब्द के ये सिग्नल देती है कि आप एक पॉजिटिव ऊर्जा वाले इंसान हैं। और चेहरे के भावों के साथ साथ एक और चीज है जो हमारे दिमाग पर सीधा असर करती है। वो क्या? वो है इंसान का अपना नाम। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई अपना नाम सुनता है तो उसकी दिमाग का जो इमोशनल सेंटर है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमारा नाम हमारे लिए हमारी सबसे गहरी पहचान रहा है। सही बात है। ये शायद पहला शब्द है जिसे हमने खुद से जोड़ा था। स्रोतों में शाहरुख खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रभावशाली लोगों का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने देखा है कि जब वे लोगों से मिलते हैं तो उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं। एग्जैक्टली। ये एक झटके में सामने वाले के दिमाग के सारे बैरियर गिरा देता है और एक बहुत गहरा कनेक्शन बना लेता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना है। हाँ, बताइए। क्या ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब कैसे? मेरा मतलब है जानबूझकर स्माइल करना, किसी का नाम याद करके बार बार उसे रटना, मतलब क्या ये सब थोड़ा नकली या दिखावटी नहीं लगता? क्या ये लोगों के दिमाग के साथ खेलना या उन्हें मैनिपुलेट करना नहीं है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं। डेल कार्नेगी की किताब इस बिंदु पर एक बहुत ही साफ लकीर खींचती है। कैसी लकीर? असली फर्क चापलूसी यानी झूठी तारीफ और सच्ची प्रशंसा के बीच का है। हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो एक नकली प्लास्टिक स्माइल और एक सच्ची दिलचस्पी के बीच का फर्क माइक्रोसेकंड्स में पकड़ लेता है। वो कैसे पकड़ लेता है? देखिए, आंखों के आसपास की मांसपेशियां झूठी स्माइल में कभी सिकुड़ती नहीं है और दिमाग इसे तुरंत भांप लेता है। ओहो, मतलब आप दिमाग को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं। अगर कोई सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए किसी का नाम रट रहा है या झूठी तारीफ कर रहा है तो उसका उल्टा ही असर होगा। असली गोल्डन रूल यही है कि आपकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, सामने वाले में आपकी दिलचस्पी असली होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी दिलचस्पी सच्ची है, लेकिन जब हम अजनबियों से मिलते हैं तो ये सच्ची भावना दिखाई कैसे जाए? इसके लिए स्रोतों में एक बहुत ही कारगर फॉर्मूले का जिक्र किया गया है।
आइस फॉर्मूला। ICE फॉर्मूला। हाँ, आई माने इंटरेस्ट यानी रुचि, सी माने करिश्मा यानी आकर्षण, और ई माने ईगो यानी अहंकार। तो अगर हम सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करें, हाँ। तो इसका सीधा मतलब है दिखावटी बातें करने के बजाय सामने वाले की जिंदगी में जेन्युइन रुचि दिखाना। बिल्कुल सही। सिर्फ मौसम की बात करने या हाय कैसे हो पूछने के बजाय उनके काम, उनके रूटीन या उनके पैशन के बारे में सवाल पूछना। इससे उन्हें वो हीरो वाली फीलिंग आती है जिसकी हमने पहले बात की थी। एग्जैक्टली। और फिर इस फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा आता है करिश्मा यानी करिश्मा। लेकिन लोग अक्सर मानते हैं कि करिश्मा तो बस कुछ ही लोगों में होता है। क्या मानते हैं लोग? यही कि जो बहुत अच्छे दिखते हैं या जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ वही करिश्माई होते हैं। और यही तो सबसे बड़ा मिथक है। अच्छा। वैज्ञानिक तौर पर करिश्मा बहुत हद तक मिररिंग इफेक्ट से जुड़ा है। मिररिंग इफेक्ट। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर भरोसा करता है जो उनके जैसे दिखते हैं या उनके जैसा व्यवहार करते हैं। इससे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये बिल्कुल दो ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने जैसा है। जब आप अपने फोन को किसी स्पीकर से कनेक्ट करते हैं तो डेटा ट्रांसफर यानी असली बातचीत शुरू होने से पहले दोनों डिवाइसेस को एक ही फ्रीक्वेंसी पे मैच होना पड़ता है। एकदम सही है। जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, गाना नहीं बजेगा। इंसानों के बीच भी बातचीत से पहले यही फ्रीक्वेंसी मैच होनी जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन उपमा है। और इसी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए स्रोतों में 3 सेकंड के नियम को समझाया गया। 3 सेकंड का नियम, ये कैसे काम करता है? जब हम किसी से बात कर रहे हो तो बीच में 3 सेकंड के लिए रुकें और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन और उनकी भावनाओं को कॉपी करें, जिसे मिरर करना कहते हैं। मतलब उनकी नकल उतारनी है? नकल नहीं। उदाहरण के लिए अगर सामने वाला बहुत ही रिलैक्स्ड होकर धीमी आवाज में किसी गंभीर विषय पर बात कर रहा है और हम अचानक से बहुत तेज और उत्साहित होकर बोलने लगे तो ब्लूटूथ का कनेक्शन टूट जाएगा। समझ गई। हमें उसी ऊर्जा और उसी पेस में बात करनी चाहिए। बिल्कुल। ये सामने वाले के अवचेतन मन को बिना बोले ये विश्वास दिलाता है कि हम दोनों एक ही टीम के हैं, हम एक जैसे हैं। लेकिन चलिए एक और स्थिति की कल्पना करते हैं। कैसी स्थिति? हर बार फ्रीक्वेंसी इतनी आसानी से तो मैच नहीं होती ना। कई बार विचारों में टकराव होता है, बहस होती है। हाँ वो तो है। तब इस IC फॉर्मूले का आखिरी अक्षर E यानी ईगो या अहंकार बीच में आ जाता है। और मुझे लगता है कि यहीं पर सबसे ज्यादा रिश्ते या बिजनेस डील टूटते हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। डेल कार्नेगी का एक बहुत ही मशहूर और गहरा कोट स्रोतों में दिया गया है। क्या है वो कोट? उन्होंने कहा था, यहाँ तक कि सबसे कठोर अपराधी भी खुद को निर्दोष मानते हैं, तो फिर दूसरों की आलोचना करने में समय क्यों बर्बाद करना। बाप रे, तो बहुत गहरी बात है ना? इसका मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि हर इंसान के दिमाग में अपनी एक अच्छी छवि होती है। जब हम किसी को सीधे तौर पे ये कहते हैं कि तुम गलत हो, तो उनका ईगो, उनकी वो छवि खतरे में आ जाती है और उनका दिमाग तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। बिल्कुल। उसके बाद हम चाहे कितने भी सही लॉजिक दे दें, वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। इसे अगर किसी ऑफिस या वर्कप्लेस के उदाहरण से समझें तो स्रोतों में बताया गया है कि अगर कोई बॉस अपनी टीम की सिर्फ गलतियां निकालता रहता है तो टीम पीठ पीछे उसकी बुराई करती है और उनका काम करने का मन ही नहीं करता। राइट। लेकिन अगर वही बॉस पहले उनके किसी काम की तारीफ करता है और फिर सुधार के बिंदु बताता है तो लोग मोटिवेट होते हैं। इसी को स्रोतों में 1% क्रिटिसिज्म रूल कहा गया है। पहले एक सकारात्मक बात कहें और फिर एक छोटा सा सुझाव दें। ये तो बिल्कुल कड़वी गोली खाने जैसा है। कैसे? मतलब आप सिर्फ कड़वी गोली सीधे नहीं चबा सकते, आपको उससे मीठे पानी के साथ निगलना पड़ता है। यहाँ सच्ची तारीफ वो मीठा पानी है और आपका फीडबैक या आलोचना वो गोली है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो मनोविज्ञान साफ कहता है कि किसी भी बहस में कभी किसी की जीत नहीं होती। किसी को सीधे तुम गलत हो कहने के बजाय आप उन्हें एक ऐसी अच्छी पहचान या रेपुटेशन दें जिस पर वो खरा उतरना चाहें। मतलब उन्हें इनडायरेक्टली गाइड करें। हाँ, जैसे सीधे आदेश देने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि आप इस काम में बहुत माहिर हैं, तो क्या हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं? अरे वाह, इससे उन्हें लगता है कि काम करने का वो आइडिया उनका खुद का था। हाँ। और उनका ईगो भी हर्ट नहीं होता। बिल्कुल। ये तकनीक सच में कमाल की है। और अब जिस तकनीक पर हम आने वाले हैं उसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सी तकनीक? किसी को अपनी बात मनवाने के लिए हाँ कहलवाने की कला, जिसे यस मोमेंटम कहा जाता है। ओह हाँ, ये बहुत पावरफुल है। मुझे ये जानकर बहुत अचरज हुआ कि FBI के जो बंधक वार्ताकार होते हैं
यानी नेगोशिएटर्स वो आतंकवादियों से निपटने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और किसी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है, दोनों का मनोविज्ञान बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल इन जैसा है। क्योंकि इंसान चाहे कोई खूंखार अपराधी हो या कोई आम खरीदार, उसके दिमाग की वायरिंग तो एक ही है ना। तो ये काम कैसे करता है? मतलब क्या सच में ऐसा होता है कि एक अपराधी सिर्फ 2-3 बार हाँ बोलने से अपनी जिद छोड़ देगा? ये इतना आसान तो नहीं हो सकता। आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। इसे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी कहते हैं। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, ये क्या होता है? हमारा दिमाग लगातार एक ही दिशा में चलना पसंद करता है। FBI के वार्ताकार सीधे क्रिमिनल से ये नहीं कहते कि हथियार डाल दो। तो वो क्या कहते हैं? वे शुरुआत छोटे छोटे सवालों से करते हैं, जिनका जवाब उन्हें पहले से पता होता है। जैसे कि? जैसे वो पूछेंगे कि आप चाहते हैं कि आपके लोग सुरक्षित रहें? जवाब आता है हाँ। फिर वो पूछेंगे कि आप बिना किसी खून खराबे के बाहर निकलना चाहते हैं? फिर से जवाब आता है हाँ। अच्छा, वो हाँ की एक लय बना रहे हैं। बिल्कुल। जब दिमाग लगातार 2-3 बार हाँ बोलता है तो उसमें विरोध करने की क्षमता कम होने लगती है। दिमाग को अचानक से नहीं बोलने में एक मानसिक रुकावट या फ्रिक्शन महसूस होता है। और फिर जब मुख्य प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके माने जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम इंसान ये दावा करते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, हम डेटा और फैक्ट्स देखकर फैसले लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वही तो, असल में हमारे फैसले कहीं और से ही संचालित हो रहे हैं और इसका सीधा संबंध हमारे अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु से है, जो कि है कहानी सुनाने की कला, यानी स्टोरी टेलिंग और भावनाओं का विज्ञान। राइट। स्रोत साफ तौर पर ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग तर्कों या फैक्ट से नहीं बल्कि इमोशंस से चलता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह मानता है। न्यूरोसाइंस के डेटा के अनुसार हमारा दिमाग सूखे फैक्ट्स और आंकड़ों के मुकाबले कहानियों को 22 गुना ज्यादा याद रखता है। 22 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जब कोई कहानी सुनाई जाती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ शब्द प्रोसेस नहीं होते, दिमाग के वो हिस्से भी एक्टिव हो जाते हैं जो भावनाओं को महसूस करते हैं। मतलब हम उस कहानी को जीने लगते हैं। बिल्कुल। और अंततः भावनाएं ही हमारे निर्णयों को ट्रिगर करती हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण स्टीव जॉब्स और पहले आईफोन के लॉन्च का स्रोतों में दिया गया है। हाँ, वो एक मास्टर क्लास है। जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए थे तो उन्होंने किसी आम कंपनी के CEO की तरह ये नहीं गिनाया कि इस फोन में कितनी रैम है या इसका प्रोसेसर कितना फास्ट है। उन्होंने कहानी बुनी। बिल्कुल। उन्होंने उस डिवाइस को एक कहानी का हीरो बना दिया। उन्होंने कहा कि आज हम 3 क्रांतिकारी डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं, एक टच स्क्रीन वाला आईपॉड, एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। और फिर उन्होंने बताया कि ये 3 अलग अलग डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक ही डिवाइस है जो आपकी जेब में आ सकता है। ये कनेक्टिंग द डॉट्स का बेहतरीन उदाहरण है। अगर स्टीव जॉब्स सिर्फ तकनीकी फीचर्स बताते तो लोगों का ध्यान तुरंत भटक जाता, लेकिन उन्होंने लॉजिक के साथ एक इमोशनल हुक जोड़ दिया। सही कहा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि स्कूल की बोरिंग क्लास और एक शानदार याद रह जाने वाली फिल्म के बीच का अंतर सिर्फ बेहतरीन स्टोरी टेलिंग का ही तो है। और क्या? अगर हम भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में या अपने किसी आइडिया को प्रेजेंट करते समय सिर्फ तथ्यों की बौछार करने के बजाय एक रिलेटेबल कहानी सुनाएं, तो सामने वाले पर हमारा प्रभाव हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम सामने वाले के नजरिए से सोचते हैं और उनकी समस्या को एक कहानी के माध्यम से हल करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से हमारी बात मानने लगते हैं, क्योंकि वे उस समाधान में खुद को देख पाते हैं। एग्जैक्टली। चाहे कुछ समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने का, उनका दिल जीतने का असली रहस्य बहुत ज्यादा बोलना या सबसे स्मार्ट दिखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कमरे का हीरो बनने की रेस नहीं है। असली रहस्य अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को खुद से हटाकर पूरी तरह से सामने वाले इंसान पर केंद्रित करना है। उन्हें ये महसूस कराना है कि वे महत्वपूर्ण हैं। और ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है जिसे सुनकर बस भूल जाना है। तो इसे अमल में कैसे लाएं? स्रोतों में इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने के लिए एक 7 दिन का चैलेंज भी दिया गया है। अरे वाह, 7 दिन का चैलेंज! इसमें क्या करना होता है? इस चैलेंज में कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम है, जैसे अजनबियों को देखकर एक सच्ची मुस्कान देना, बातचीत के दौरान सामने वाले का नाम इस्तेमाल करना, बिना बीच में टोके कम से कम 2 मिनट तक पूरी गहराई से किसी की बात सुनना, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जरूरी है। इसके अलावा झूठी तारीफ करने के बजाय किसी खूबी की सच्ची तारीफ करना और बातचीत को ऐसे मोड़ना
जहां आप हाँ वाले सवाल पूछ सकें। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं, मतलब शायद इतनी छोटी कि हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। जो भी व्यक्ति अपने करियर में ग्रोथ नहीं देख पा रहा है, जो अपने बिजनेस में क्लाइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, या यहाँ तक कि जो अपने निजी रिश्तों में उलझावा महसूस कर रहा है, उसके लिए ये मनोविज्ञान एक सुपर पावर साबित हो सकता है। निसंदेह ये छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक बदलाव हमारे आसपास के लोगों का हमारे प्रति जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आपकी दिलचस्पी सच्ची होनी चाहिए। वाकई ये विषय अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और गहराई वाला है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे मन में आ रहा है और जिस पर मुझे लगता है कि हम सबको विचार करना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, अगर समाज का हर इंसान इन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकों को सीख ले, अगर हर कोई ये जान रहा है कि मिररिंग कैसे करनी है या ईगो को कैसे बाईपास करना है, और हर कोई जानबूझकर दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने लगे, तो क्या अंततः हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां हमारी सच्ची भावनाएं भी महज एक सोची समझी रणनीति बनकर रह जाएंगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या दूसरों को समझने और उन्हें अहमियत देने का ये अभ्यास करते करते इंसान के अंदर सच में बदलाव आएगा और वो असल में ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और एक बेहतर इंसान बन जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा।